अस्सलाम वालेकुम, आई एम निशावल जमील। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर। अब आज हम न्यू सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं, विच इज़ सीरीज 311 वेब सीरीज वेब सर्विसेज डेवलपमेंट आ जाता है। सबसे पहले इसे का जो एक कोर्स ऑफ कंटेंट दिया गया कि इस पूरे कोर्स ऑफ कंटेंट में हमारे पास टोटल जो है वो 19 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, 19 मॉड्यूल्स में हमारे पास जो पहला मॉड्यूल है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये सब स्टार्ट करने से पहले, मॉड्यूल 1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये वेब सर्विसेज डेवलपमेंट आखिर चीज़ क्या है, आखिर हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या चीज़ है। वेब सर्विसेज क्या होती हैं कि कोई भी हम अगर वेब पेजेस बनाते हैं तो कोई भी जो वेंडर्स है वो एक सर्विस बना देता है कि वहाँ से हम उनसे अपनी वेब पेजेस के लिए सर्विसेज ले लेते हैं। ठीक है, अब जो ये वेंडर्स होते हैं, ये वेंडर्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और ट्रांसपोर्ट न्यूट्रल होती है। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक स्टैंडर्ड्स पर बन रहे होते हैं और किसी लैंग्वेज पर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज बैरियर इनमें नहीं आता ताकि, क्योंकि अगर कोई और कोई भी एक वेब है डेवलपर समझ लें कि अगर उसने अपनी वेब पेज बनाया और उसने वेब पेज किसी ऐसी लैंग्वेज पे बनाया और जो सर्वर है वो किसी और लैंग्वेज पे, तो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि लैंग्वेज एग्नोस्टिक होते हैं, कि लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। फॉर्मेटेड रिक्वेस्ट होती हैं, यानी कि ये तब काम करते हैं जब आप जो एक यूज़र है उनको एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि वो मुझे जो अपना डाटा जो है वो अपनी जो या फिर अपनी जो सर्विसेज है वो यूज़ करने के लिए दे दे। और ये अब सर्वर्स जो है वो होते क्या, ये एक रिमोट मशीन्स होती हैं जो कि वर्चुअली होती हैं, कनेक्टेड होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या जी, और इनको एक वेंडर्स बनाते हैं। ठीक है, वेंडर्स कौन होते हैं, वेंडर्स कोई भी हो सकता है जो उनको सर्विसेज को डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, उस सर्विस को डेवलप करने के बाद उसको क्या कर देते हैं, वो रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के बाद क्या होता है कि जितने भी जो हमारे पास यूजर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिक्वेस्ट लेकर उन सर्विसेज को, यानी उन सर्वर्स की जो वेब सर्विस है उनकी सर्वर्स की सर्विसेज को वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो वेब सर्वर्स हमारे पास बनाए जाते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले तो लूजली कपल्ड होते हैं, यानी कि वो लैंग्वेज बैरियर हमारे पास नहीं आ रहा, और इजीली इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि उनको लगाना या अपनी वेब पेजेस में यूज़ करना बहुत आसान होता है। और सर्विस रीयूज़ है, यानी कि अगर आपने एक दफ़ा सर्विस ले ली तो आप उस सर्विस को रीयूज़ भी या मल्टीपल टाइम जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है कि जो सर्विस ओरिएंटेशन आर्किटेक्चर, अब जो इसका सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सिंपल आर्किटेक्चर हैज़ टू पार्टिसिपेंट, कि जो भी हमारे पास एक वेब सर्वर का एक आर्किटेक्चर, उसमें दो चीज़ होती हैं, एक होता है प्रोवाइडर और एक होता है रिक्वेस्टर। प्रोवाइडर कौन होता है, जिसने वो सर्वर बनाया होता है, वो सर्वर दे रहा होता है, और कंज्यूमर कौन होता है, जो वो सर्विस को यूज़ कर रहा होता है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाता है सर्विस ओरिएंटेशन आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, SOA। ठीक है, आपके MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, वो क्या है, एक है रजिस्ट्री, प्रोवाइडर और कंज्यूमर। सबसे पहले जिस वेंडर ने उस सर्वर को बनाया वो सबसे पहले क्या कर देता है, उसको रजिस्टर करवा देता है उस सर्वर को। ठीक है, रजिस्टर करवा दिया उसने अपने सर्वर को। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या हो जाता है, एसेसिबल हो जाता है। ठीक है, एसेसिबल जब वो सर्वर हो चुका है तो उसको अब कोई भी यूज़ कर सकता है, राइट। तो वो अब यूज़ कैसे करेगा कि अब वो प्रोवाइडर उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रजिस्ट्री के बाद प्रोवाइडर उसको प्रोवाइड कर रहा है। देन क्या होता है, कंज्यूमर जो होता है, जो यूज़र होता है, वो क्या भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और वो सर्वर क्या होता है, इन रिस्पॉन्स क्या होता है उसका, वो जो काम होता है, जो रिक्वेस्ट होती है उसका रिस्पॉन्स दे देता है हमारे पास। अब चलते हैं हमारा मॉड्यूल 1 की तरफ। मॉड्यूल 1 क्या क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पैराडाइग्राम। ये जो मॉड्यूल है ये बहुत ही ईजी है। अगर आपके इससे पहले के जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, वो आपके बहुत क्लियर हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये वाला मॉड्यूल बहुत इजी होने वाला है। इस मॉड्यूल में मैं ज़्यादा इन डिटेल नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसे बहुत सारे कोर्सेज पढ़ चुके हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के स्टार्टिंग के जो हमारे सेमेस्टर्स होते हैं उनमें बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा हम पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसके लिए जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगी ताकि आपका जो रिवाइज है वो जो जैसे जितनी जो इनहेरिटेंस और इस इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और सब के एक दफ़ा रिवाइज से हो जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है तो देन आपको ये सारा आपको पॉज करना है और आपको डिटेल में जो है वो उसके सारा कुछ पढ़ना है। मैं खुद कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा ज़्यादा बताऊँ। ठीक है, अब सबसे पहले जो टॉपिक आता है व्हाट इज़ अ मॉडल। ठीक है, सबसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हमें पता है कि इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड अप्रोच फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट थिंग। यानी कि जितने भी इन रियल वर्ल्ड कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है चाहे वो कंक्रीट चीज़ है, वो क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब मॉडलिंग क्या होती है, मॉडलिंग इज एन अप्रोच दैट इज यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं उससे पहले हम उसकी मॉडलिंग करते हैं, यानी कि हम बताते हैं कि इसकी डायग्राम्स ऐसी होंगी,
हमने ये चीज़ इसके अंदर यूज़ करनी है, ये चीज़ इसके अंदर हमने नहीं यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें हमारी इसमें रिक्वायरमेंट्स है, क्या इसमें फ्लॉबैक्स आ सकते हैं हमारे पास। ये तमाम चीज़ें किसमें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, मॉडलिंग कहलाती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज समथिंग टेंजिबल, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट इज टू कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट एंड बिहेवियर। दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक स्टेट होती है और एक बिहेवियर होता है। स्टेट इज नाउन एट्रीब्यूट एंड वेल डिफाइंड बिहेवियर, एंड बिहेवियर इज अ सर्टेन ऑपरेशन। स्टेट कोई भी एक नाउन चीज़ है, कोई एट्रीब्यूट है, जबकि बिहेवियर क्या है, उसका सर्टेन ऑपरेशन है। जिस तरीके से एक डॉग है, ठीक है, विच इज अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है। ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट विच कैन बी टच एंड हैज अ स्टेट ऑफ कलर, नेम, ब्रीड एंड आल्सो ब्रीड सॉरी एंड हैज़ अ बिहेवियर ऑफ बार्किंग, ठीक है। सबसे पहले उसकी स्टेट क्या बताएगी कि उसका कलर होगा, उसका नाम होगा, कोई उसकी ब्रीड होगी, ठीक है। उसके अलावा उसका बिहेवियर क्या होता है एक डॉग का, कि वो बार्किंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चले जाते हैं कि ऑब्जेक्ट इज कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट की कोई चीज़ भी बताई गई है कि ऑब्जेक्ट में क्या वेरिएबल और फंक्शन दोनों होते हैं। वेरिएबल स्टेट्स को कह सकते हैं और फंक्शन जो है आप उसके बिहेवियर को कह सकते हो, ठीक है। अब रिलेशनशिप ऑफ आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कि कोई भी आपने बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप भी आ जा सकता है। रिलेशनशिप्स कैसे आ सकते हैं? रिलेशनशिप आर बिल्ड बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक हो सकता है। जैसे अली लिव्स इन द हाउस एंड अली ड्राइव्स अ कार, दीज टू आर सेंटेंसेस, ठीक है। अब इन सेंटेंस के अंदर क्या कहते हैं, रिलेशनशिप क्या आ रहा है, अली हाउस एंड कार आर द ऑब्जेक्ट विच इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सर्टेन रिलेशन, क्योंकि तीनों चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं से रिलेट हो रही है, ठीक है। कार भी अली से रिलेट हो रही है और जो हाउस है वो भी अली से रिलेट हो रहा है, तो इनका आपस में क्या, ऑब्जेक्ट्स का क्या बन रहा है, आपस में एक रिलेशन बन रहा है। अब एडवांटेज है, इन द रियल वर्ल्ड वी आर सराउंडिंग बाय द ऑब्जेक्ट्स, ये तो हमें पता है कि इन रियल वर्ल्ड हमारे पास हर चीज़ क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है और उसकी मॉडलिंग हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट आ रहा है, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम समथिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट इनटू सेट ऑफ एसेंशियल कैरेक्टर्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उस चीज़ों में से सिर्फ एक वो चीज़ निकालो जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, जो आपकी ज़रूरत की है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम समथिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट टू द सेट ऑफ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले ना जो आपको ज़रूरत है, इसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामर हाइड ऑल द इररिलेवेंट डाटा अबाउट एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि अगर हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो डाटा की जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मॉड्यूल बहुत लंबा है और सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इससे पहले आपने ये बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा इन डिटेल ही नहीं बता रही, जस्ट आपको एक रिवीजन के लिए बता रही हूँ। आपको चाहें तो आप ये एग्जांपल जो हैं वो देख सकते हो, ठीक है। आई एम अ मॉडलिंग कोर्स इनरोलमेंट सिस्टम, अभी आपको मॉडलिंग कोर्स इनरोलमेंट सिस्टम की एक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे, जिसमें क्या नेम है, स्टूडेंट है, ईयर है, CGPA और एज है, ठीक है। ये इसको बताया। अब एक्सट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब बताया गया। एब्स्ट्रैक्शन मीन पुटिंग ऑल द वेरिएबल एंड मेथड इन अ क्लास विच आर नेसेसरी, यानी कि क्लास में सिर्फ वो ही वेरिएबल और मेथड्स को यूज़ करना जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्शन इज अ कॉमन थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी गया, इफ समबडी इन कॉलेज टेल यू टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एंड यू डिटेल लाइक नेम, एड्रेस, डेटा बर्थ, विच मिस्टर परसेंटेज एंड गॉट ETC, ठीक है। If some doctors give you an application to fill the detail, you will fill the detail like name, address, date of birth, blood group, height and weight, right? ऐसे ही होगा। तो इसमें से अब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आपका डाटा, तो इसमें से कॉमन डाटा कौन सा, एज, नेम एंड एड्रेस, ठीक है, इट्स अ कॉमन डाटा। तो हमने इसको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के अलग निकाल दिया, यानी कि कॉमन जो डाटा था उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसको और एफिशिएंट करने के लिए इस डाटाबेस को हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास, हमें इससे पहले भी आपने देखी हुई होंगी कि हम अपनी क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें पहले हम ऊपर क्लास का नेम लिखते हैं, फिर एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसका ऑपरेशन लिखते होते हैं, राइट। अब आ जाता है नेक्स्ट, आगे हम चलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हैज़ अ 3 एडवांटेजेस। एब्स्ट्रैक्शन के जो है वो 3 एडवांटेजेस हैं। बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन वी कैन सेपरेट द थिंग दैट कैन बी ग्रुप
टू अनदर टाइप, ठीक है, कि हम वो चीज़ें जो उसकी अदर टाइप भी बन सकती है, ठीक, जैसे वो क्लासेस थी कि जो चीज़ कॉमन आ रही थी उसकी अलग से हम टाइप बना सकते हैं, तो उसको हम अलग कर लेते हैं। फ्रीक्वेंटली चेंजिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड कैन बी ग्रुप टू अ सेपरेट टाइप सो दैट द मेन टाइप डू नॉट अंडरगोज चेंज। अगर जैसा वही एज और डॉक्टर के फॉर्म की और इसकी फॉर्म की आ रही थी, लेकिन उसमें क्या आ रही थी, एज, नेम और एड्रेस जो है वो सेम चीज़ आ रही है। तो अगर मैं कोई और फॉर्म फिल करती हूँ तो मैं वहाँ से उसके अगर उसकी एक अलग क्लास बना दूँ तो मैं वहाँ से डाटा ले सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक मेन क्लास बना ली, उस मेन क्लास से जो डाटा है वो मैं लेकर यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे बार बार अगर मैं कोई और क्लास चेंज करूँ तो बार बार मुझे वो मेन चीज़ जो डाटा सेम रहेगा उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डोमेन एंड मॉडल्स, ठीक है। अब ये तीनों आपने इसके जो एडवांटेजेस हैं ये अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद नीचे एक आपको एग्जांपल भी दी गई है जिस प्रकार की, और उसको एब्स्ट्रैक्शन ये आप एग्जांपल देख लीजिएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। What is inheritance? Inheritance क्या होती है? Inheritance enables a new object to take the properties of the existing object। कि new object कोई भी अगर आता है तो उसको existing object की properties लेना, उसे inheritance कहते हैं। यानी कि एक parent class है और उसकी एक child class है, ठीक है। child class ने क्या कि जितनी भी properties parent class के पास थी उसने वो properties अपने पास ले ली, तो उसे हम क्या कहते हैं, inheritance कहते हैं। A class that is used as the basis for the inheritance is called class और super class और base class, ठीक है। उसको हम super class कर सकते हैं, base class कर सकते हैं और parent class भी सकते हैं। और जबकि जो इनहेरिट करती है उसको हम क्या कहते होते हैं, सब क्लास कहते हैं और क्या कहते हैं, ड्राइव क्लास कहते होते हैं। अब ये बताया गया टर्म पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास इज आल्सो यूज्ड व्हिच इज अ रियली कॉमन एंड वी यूज इट, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि जो चाइल्ड क्लास होती है और पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, इनके दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, तो वो कौन सा रिलेशन होता है, इजहार का रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर कोई पेरेंट क्लास है, ठीक है, जिसका हम यहाँ से कहते हैं ऑरेंज इज अ फ्रूट, ठीक है, तो ऑरेंज इसमें क्या है, ऑरेंज इज अ फ्रूट, ठीक है। तो इसमें ऑरेंज एक चाइल्ड क्लास है जिस इज अ फ्रूट जिसकी क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास क्या है, फ्रूट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से इसको कर देना। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे क्लास, ये आपको रिलेशनशिप के बारे में बताएगा कि इज़हार रिलेशनशिप होता है हमारे पास जिस तरह एक लाइन है, सर्कल है, ट्राइंगल है, ठीक है। तो लाइन और शेप आपस में क्या ताल्लुक है, इज़हार का रिलेशनशिप हमारे इनके दरमियान आ रहा है। अब आ जाता है जनरलाइजेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम करते हैं। जनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम टू और मोर क्लासेस एंड कंबाइनिंग देम इनटू अ जनरलाइज्ड क्लास। पहले हम कह रहे थे कि इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक क्लास से हमने चाइल्ड क्लास बना दी, जबकि जनरलाइजेशन उसका ऑपोजिट है। यानी कि दो क्लासेस हैं, उन दो क्लासेस से हमने मिला के एक पेरेंट क्लास बना दी, यानी कि उनकी एक जनरलाइज क्लास बना दी है। जो उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रही थी उनको हमने एक क्लास के अंदर लिख दिया। जिस तरीके से अब ये दो क्लासेस हैं, ठीक है। अब इन दोनों क्लासेस के अंदर देखा जाए तो कौन सी चीज़ें सेम आ रही है, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये सेंटर, फिर देन ये ड्रॉ एरिया, ठीक है। इनके अंदर सेम ये प्रॉपर्टीज आ रही है। इन प्रॉपर्टीज को हम जनरलाइज करके एक सिंगल जो है वो उस क्लास में लिख देते हैं और उसकी क्या कहते हैं, उन दोनों क्लासेस को क्या बना देते हैं, उसकी पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास बना देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट मूव टू द स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बहुत इजी से कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको मैं जस्ट ओवरव्यू देती जा रही हूँ और आपने अच्छे तरीके से ओवरव्यू लेना है। अगर आपका ओवरव्यू क्लियर नहीं है तो आपने अपने बेसिक्स जो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं उनको अच्छे तरीके से इस कोर्स को करने से पहले क्लियर करना है। फिर सबसे पहले आता है तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है। स्पेशलाइजेशन मीन क्रिएटिंग अ न्यू सब क्लास from an existing class. It turned out that a certain attributes, association or a method only apply to some of the object of the class, subclass and can be created, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन क्या हो रहा है कि इट इज इन कॉन्ट्रास्ट टू जनरलाइजेशन, होती है जनरलाइजेशन की तरह ही है, लेकिन क्या है, इट टर्न आउट अ सर्टेन एट्रीब्यूट एंड एसोसिएशन एंड उनके दरमियान क्या आ जाती है, सम एसोसिएशंस आ जाती हैं। जिस तरह की एक हमारे पास एक क्लास बनी है और इनके दरमियान क्या एसोसिएशन आ रही है, इसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन आ रही है हमारे पास, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट द क्लास एक्सटेंशन इज कंसर्न विद एडिंग समथिंग टू अ क्लास, ठीक है। हम तो कुछ भी एक न्यू एडिशन कर देते हैं उसके दरमियान, तो वो क्या आ जाती है, हमारे पास स्पेशलाइजेशन हमारे पास बन जाती है। अब हम आगे चलते हैं। स्पेशलाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। स्पेशलाइजेशन मीन दैट द ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास, यानी कि प्रॉपर्टीज तो सेम ली हैं, लेकिन अब क्या है कि उनकी जो बिहेवियरली जो उसकी कंपैटिबिलिटी है वो बेस क्लास के साथ मैच नहीं करती है, ठीक है। अब इसके कैन ऑलवेज बी फॉर एग्जाम्पल अ न्यू सब क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास थ्रू स्पेशलाइजेशन। अ पर्सन क्लास इज अ फॉर्म एंड एज इज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। एक पर्सन है, क्लास है, उसका एज एट्रीब्यूट है विच इज कॉमन फॉर एवरी पर्सन इन द सब
सब क्लास। अ कंडीशन इज डिफाइंड इन विच द एज ऑफ एन एडल्ट अबव द 18 अदरवाइज द एरर विल अकर। यानी कि हमने ये तो कर दिया कि एक पर्सन क्लास है, ठीक है, हमने एक जनरलाइज क्लास बना दी, ठीक है, लेकिन हमने उसमें एक कंडीशन लिख दी कि उसमें कंडीशन क्या है, जो एज है, जो एज का एट्रीब्यूट है वो अबव 80 होना चाहिए, लेकिन अगर 18 नहीं है तो अदरवाइज क्या हो जाना है, एरर कर आ जाए। सो द सब क्लास was restricted to adult age which should be an above 18। तो इस तरह की जब हम कंडीशन डाल देते हैं ना, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक स्पेशलाइजेशन बन जाती है। और स्पेशलाइजेशन में हम ये क्या डालें, एक रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, एक कंडीशन डाल रहे हैं हम अपने पास। अब हम आगे चलते हैं। एडवांटेज, द मेन पर्पस ऑफ द इनहेरिटेंस इज रीयूज। यानी कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कोई इनहेरिटेंस का लिए एक सब चाइल्ड क्लास बना लिया, तो उसका सबसे जो मेन एडवांटेज है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर, ठीक है, तो इन सब में क्या कॉमन क्या है, एक नेम, एज, जेंडर, वर्क एंड ये सब इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टीज आ रही है। तो मैं इसका एक ही क्लास को क्या कर रही हूँ, रीयूज कर रही हूँ, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए। तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट हैज टू प्रोवाइड इट्स यूजर ओनली विद एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनिपुलेशन विदाउट द इंटरनल डाटा। यानी कि अगर आप जो है अपने डाटा का सिर्फ एक वो हिस्सा शो करवा रहे हो जो कि यूजर के लिए जरूरी है, ठीक है, जो आपको विदाउट के पीछे बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज हिडन इंटरनली अंडर द कवर, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आप कोई रिमोट टीवी चला रहे हो, ठीक है, टीवी में आप बार बार रिमोट से चैनल चेंज कर रहे हो, इसके लिए तो आपको सामने नजर आ रहा है चैनल चेंज होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं नजर आ रहा कि बैकग्राउंड पे उसका चैनल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आपको ये नजर आ रहा है कि आप अंदर के कीबोर्ड पर की टाइप्स कर रहे हो या आप विंडो मूव कर रहे हो या वट जो भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कंप्यूटर के बैकग्राउंड पर क्या काम हो रहा है, क्योंकि आपको इस इंफॉर्मेशन को जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना यूजर से जो ज़रूरी नहीं है, और जो ज़रूरी है उसको दिखाना, उसको क्या कहते हैं हम, इस कंसेप्ट को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। Thus, encapsulation is said to be providing access control, ठीक है, to which we can control which part of the program can access to the member of any class and thus prevent the misuse, ठीक है, कि हमें सिर्फ जो डाटा को ज़रूरी है सिर्फ हम वो दिखाते हैं मेंबर्स को, जो ताकि हम अपने डाटा को मिसयूज से प्रिवेंशन कर सके। रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे वही लिखी हुई जो टीवी की मैंने अभी आपको दी है, और इसके अलावा जो है आपको एक रिमोट की दी हुई है। अब इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। हाइड द डाटा फॉर सिक्योरिटी सच एज मेकिंग द वेरिएबल एज प्राइवेट and expose the property to access the private data which would be public, ठीक है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे, अभी हमें बताया कि ये तो हमने कह दिया कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन थे। अब इनकैप्सुलेशन को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कि हम अपनी क्लासेस को क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने डाटा सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम जहाँ जहाँ उसको यूज़ करना चाहें उसको हम यूज़ कर सकें। अगर हम पब्लिक करते हैं तो यानी कि हर किसी के लिए वो एक्सेसिबल हो जाती है। तो एक्सेसिबल होने का मतलब है कि उसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी ब्रीचेस आ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट आते हैं। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है इनकैप्सुलेशन के। विद दिस फीचर इनकैप्सुलेशन गिव द मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी टू आवर कोड, ठीक है, कि ये तीन इसके फायदे हैं कि डाटा को मेंटेन करना, फ्लेक्सिबल बनाती है और एक्सटेंडेबल बनाती है हमारे डाटा को। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन हाइडिंग, हमारे पास इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है इस मॉड्यूल का कि इंफॉर्मेशन हिडिंग क्या होती है। इंफॉर्मेशन हिडिंग कॉन्सेप्ट रिस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द डाटा, यानी कि सारा डाटा हम डायरेक्ट ही नहीं दिखा सकते, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड नॉट accessible to all the person, यानी कि डाटा अपने जो हमारे जो डाटा है उसका जो कंट्रोल है, जो असेस है, ठीक है, हम सिर्फ चाहते हैं कि हम इन बंदे को कोई असेस देना चाहिए कि ये सारे लें, ये बंदे जो है सारी असेस नहीं ले सकते, ये बंदे सिर्फ यहाँ तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। रिस्ट्रिक्ट कर देना हर यूजर को उसके रोल के मुताबिक, दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन हिडिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन हिडिंग कॉन्सेप्ट रिस्ट्रिक्ट्स द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ डाटा। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू ऑल द पर्सन। प्राइवेट इंफॉर्मेशन शुड ओनली बी एक्सेसिबल टू इट्स ओनर। कोई भी अगर प्राइवेट डाटा है, जो डाटा होगा उसको कौन एक्सेसिबल कर सकता है, सिर्फ उसका ओनर एक्सेसिबल करता है। बाय इंफॉर्मेशन हिडिंग वी मीन शोइंग ओनली दोज डिटेल टू आउटसाइड द वर्ल्ड व्हिच आर नेसेसरी टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग ऑल अदर डिटेल्स टू द आउटसाइड द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाइडिंग का क्या मतलब है कि वो सारी आउटसाइड वर्ल्ड से डाटा इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और जबकि जो उसके लिए डाटा ज़रूरी है उसको दिखा देना।
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग मीन इजियर टू एवरीवन टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल, ठीक है, पहला इसका ये है। दूसरा क्या, इट इज अ बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपोगेशन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन इज लिमिटेड टू आवर क्लास एंड कैन ओनली हैव अ गिवन टू द नेम ऑफ द फंक्शन यूजर, ठीक है। ये इसका कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए। ये एडवांटेजेस दोनों जो है वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ के इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस कितनी तरह की होती है। इनहेरिटेंस अभी हमने पढ़ा कि एक पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास का इनहेरिट कर लेना वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। अब किन कौन कौन सी इनहेरिटेंस की टाइप होती है। सिंगल, एक सबसे पहली कौन सी है, सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड हमारे पास क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर आगे है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये सारे किस तरह काम करिए। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस क्या है कि सिंपल है, एक शेप है और एक क्लास की हमारे पास क्या है, सर्कल की एक क्लास है, ठीक है। अब इस सर्कल की क्लास में जितनी भी शेप के पास प्रॉपर्टी थी वो इनहेरिटेंस कर लिए, ठीक है। सिंगल एक क्लास ने एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, ये हमारे पास क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस आ गई। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, यानी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब है कि मेरी एक शेप क्लास थी, शेप क्लास से सर्कल क्लास ने उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। अब सर्कल क्लास से भी आगे उसकी एक सब चाइल्ड क्लास है, उसने भी उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते थे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि एक क्लास से उसकी सब चाइल्ड ने और उसके आगे सब चाइल्ड ने यानी कि ग्रैंड चाइल्ड ने भी उसकी जो प्रॉपर्टीज को जो है इनहेरिट कर लिया। आ जाता है मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है कि एक ही जिस तरीके से इट इज इनहेरिटेंस हायरार्की व्हेन एवर ड्राइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस, ठीक है। यानी कि बहुत सारी बेस क्लासेस है और बेस क्लासेस में से एक क्लास ने जो है वो दोनों या बहुत सारी जितनी भी बेस क्लासेस है उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट कर लिया। जिस तरह की जैसे एक वुमेन क्लास है, एक फिश क्लास है। वुमेन क्लास ने और फिश क्लास की जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट की, हमारे पास क्या बन गई, एक मैरमेड बन गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, लिंक एंड रिलेशनशिप्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि सिंपल एसोसिएशन, ठीक है, कि जितनी भी क्लासेस होती हैं इनके दरमियान एसोसिएशन होती है डिफरेंट, ठीक है। तो वो क्या लिंक्स और क्या रिलेशनशिप्स होते हैं हम वो पढ़ने लगे। अब एसोसिएशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप बना सकते हैं। उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते होते हैं, एसोसिएशन कहते होते हैं। इन अदर वर्ड्स टू ऑब्जेक्ट मे डिपेंड अपॉन ईच अदर एंड डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली, which is called as weak association, ठीक है। एसोसिएशन डिफाइन द ठीक है मल्टीप्लिसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में एक दूसरे से किसी वजह से उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, तो हम ये क्या कहते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान एक एसोसिएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। पहला क्या है, वन वे एसोसिएशन आ जाती है। एसोसिएशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, वन वे, टू वे एंड टर्नरी वे, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं वन वे एसोसिएशन क्या होती है। वन वे एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन आर जनरली assumed to be a bi-direction, that is a message can pass in a both direction, however interpretation अब यहाँ पे से दिखाया गया आपको कि अली का हाउस है और क्या कहते हैं, अली लिव्स इन अ हाउस, ठीक है, एंड ठीक है, या रिमोट्स ऑपरेट टीवी, ठीक है। तो ये सिंपल क्या है, ये एक वन वे एसोसिएशन के अली अपने घर में रहता है और रिमोट जो है टीवी को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। दीज आर बाई डायरेक्शनल, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टू वे एसोसिएशन। टू वे एसोसिएशन और क्या होती है, ये भी बाई डायरेक्शनल होती है, डेट कैन बी पास इन अ बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये पहले क्या था, एक ही डायरेक्शन में कर रहा था, सिंगल डायरेक्शन में जो डाटा था जो था वो पास कर रहा था इस एसोसिएशन में। अब क्या कह रहा है कि इसमें बाई डायरेक्शन पर पास कर, जैसे एक एम्प्लॉय और एक कंपनी है, ठीक है। एम्प्लॉय का जो है वो कंपनी पे डिपेंड करता है और कंपनी क्या है वो एम्प्लॉय पे डिपेंड करती है, क्योंकि एम्प्लॉय को क्या सैलरी चाहिए कंपनी से और कंपनी को चाहिए एम्प्लॉय से काम चाहिए, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं और दोनों तरफ जो डाटा जो है वो एक साइकिल है चल रहा है डाटा का। तो ये दोनों क्या चल रही है, एक बाई डायरेक्शनल, यानी कि कौन सी एसोसिएशन है, टू वे एसोसिएशन है। अब आ जाए टर्नरी एसोसिएशन। टर्नरी एसोसिएशन होती है एक डायमंड टाइप की शेप बना रही है। अब देखो, अब टर्नरी एसोसिएशन को हम शो कैसे करते हैं। Ternary association can be drawn with a diamond with a solid line of a exactly थ्री एसोसिएशन, ठीक है। एक डायमंड होता है और देन उसके साथ हमारे पास क्या आ जाती है, तीन लाइन की जो एसोसिएशन होती है, टर्नरी थ्री को कहते हैं, राइट। तो उसने आपने याद रखने के थ्री एसोसिएशन इसमें होती हैं। जैसे किसी एक स्टूडेंट है, टीचर है और कोर्स है, ठीक है। तीनों आपस में जो है एक दूसरे पर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन है, स्टूडेंट का कोर्स के साथ रिलेशन है, कोर्स का टीचर के साथ रिलेशन। तो ये तीनों
जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो जिस तरीके से एक एक क्या कहते हैं कोर्स को एक टीचर टीच करता है, लेकिन एक टीचर मैनी स्टूडेंट्स को टीच करता है, लेकिन एक स्टूडेंट के पास मैनी जो कोर्सेज होते हैं वो पढ़ रहा होता है एक वक्त में। तो देखो इन तीनों का आपस में जो है वो एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बन रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, एन एसोसिएशन विद मोर देन टू एंड कैन बी विदड्रॉन इन दिस वे, ठीक है। इस तरह के जितने भी हम इसके साथ और रिलेशनशिप्स हम ऐड करना चाहें, इसी तरह डायमंड सिंबल में हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन। कंपोजिशन इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन एंड इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ द एग्रीगेशन, ठीक है। ये कंपोजिशन का एग्रीगेशन की टाइप है, स्पेशलाइज फॉर्म है, ठीक है। जी, लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन होती है। इसके लिए अब अगर आपको एमसीक्यूज पे आ सकता है, तो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन इज कॉल्ड कंपोजिशन, राइट। अब नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं, एग्रीगेशन होती क्या है। अब एग्रीगेशन इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द एसोसिएशन वेयर ऑल द ऑब्जेक्ट हैव देयर ओन लाइफ साइकिल बट देयर इज अ रिलेशनशिप एंड अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी बिलोंग टू द अनदर पेरेंट। क्या होता है एग्रीगेशन में कि हर ऑब्जेक्ट की अपना एक लाइफ साइकिल होता है कि उसका लाइफ साइकिल क्या चलना है, उसका जो ओनरशिप होती है, ठीक है, और उसके जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे से बिलोंग कर होते हैं, लेकिन उनके अपने जो पेरेंट ऑब्जेक्ट पे वो इतना ज़्यादा बिलोंग या डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं डिपार्टमेंट एंड एक टीचर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अ सिंगल टीचर कैन नॉट बिलोंग टू अ मल्टीपल डिपार्टमेंट। ये बात है कि एक सिंगल टीचर जो है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं करिए, बट वी इफ यू डिलीट द डिपार्टमेंट टीचर ऑब्जेक्ट विल नॉट बी डिस्ट्रॉय। अगर डिपार्टमेंट खत्म हो जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि टीचर का जो ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। वी कैन थिंक इट एज अ हैज अ रिलेशनशिप। अब आपने याद रखेंगे कि इनहेरिटेंस में कौन सा रिलेशनशिप था, इज अ, लेकिन एग्रीगेशन में कौन सा रिलेशनशिप होता है, हैज अ रिलेशनशिप हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, जैसा रूम हैज अ चेयर, ठीक है, रूम हैज अ बेड, रूम हैज अ टेबल, रूम हैज अ कपबोर्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें देखो अब एग्रीगेशन किस तरीके से काम कर रही है। एक रूम है जिसके अंदर चेयर भी है, बेड भी है, टेबल भी है और कपबोर्ड भी, इन सब का आपस में रिलेशनशिप आ रहा है। लेकिन अगर मैं रूम को खत्म कर देती हूँ, उसका ये तो मतलब नहीं है कि मैंने चेयर को भी खत्म कर दिया, नहीं ना, चेयर तो एग्जिस्ट कर रही है ना, बेड भी एग्जिस्ट कर रहा है, टेबल भी एग्जिस्ट कर रहा है, कपबोर्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द एग्रीगेशन, ओके। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। abstract class हमारे पास होती है, an abstract class is a class that is declared abstract. It may or may not include abstract method, ठीक है, कि वो जो declare as a abstract class हो जाती है, ठीक है। अब abstract कैन नॉट बी इंस्टेंटेड बट इट कैन बी सब क्लास, ठीक है। इसे हम इंस्टेंटेड नहीं कर सकते, लेकिन ये एक सब क्लास हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड दैट इज डिक्लेयर विदाउट अ इम्प्लीमेंटेशन, ओके। या आपने इसको डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। हियर द शेप इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब शेप क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट सिंपल आप कह सकते हो, जो आपकी जो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, ये हमारी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कंक्रीट क्लास क्या होती है, वो इन अ सिंपल वर्ड जो हमारे पास चाइल्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है। कंक्रीट क्लास किसके अंदर, एक सेकेंड हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। अ कंक्रीट क्लास है द कंक्रीट मेथड दैट इज विद द कोड एंड अदर फंक्शनैलिटी एंड दिस क्लास में एक्सटेंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। वो क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट कर रही होती है उसे हम क्या कहते होते हैं, ये हमारी क्या है, कंक्रीट क्लास है, ठीक है। द ड्राइव क्लास इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस मेथड एंड, ठीक है, एंड आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन द बेस क्लास, ठीक है। कि ड्राइव क्लास को हम कह सकते हैं कि वो कंक्रीट क्लास है जब वो प्रॉपर्टी सप्लाई करो जो कि हमारी बेस क्लास जो है वो उसके पास नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। हेयर स्टूडेंट टीचर एंड डॉक्टर आर द कंक्रीट क्लासेस, ठीक है। अब कौन से स्टूडेंट टीचर एंड डॉक्टर, ये यानी कि सिंपल इनवर्ड कि जो हमारे पास पेरेंट क्लास है वो कौन सी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और जो हमारे पास जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास कंक्रीट क्लासेस होती हैं। इंटरफेस की बात आ जाती है। एन इंटरफेस इज एन एलिगेंट वे ऑफ डिफाइनिंग द पब्लिक सर्विसेज दैट द क्लास विल प्रोवाइड विदाउट बीइंग बोगड डाउन द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। एन इंटरफेस इज यूज्ड टू डिफाइन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द क्लास, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाती है कि इंटरफेस क्या चीज़ होती है। इंटरफेस क्या होता है कि कोई भी पब्लिक सर्विस है, किसी भी क्लास की पब्लिक सर्विसेज है, उनको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, हम अपने पास इंटरफेस यूज़ करते हैं। आगे हम इनको फुल डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। आज जस्ट हम ओवरव्यू जो कहते हैं ना, इस लेक्चर के अंदर जो है हमारे यूज़ कर रहे हैं। अब आ जाता है द पर्सन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इज एन इंटरफेस एंड इट हैज़ द इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये भी अपने याद रखने के इंटरफेस के लिए ये इसका सिंटैक्स है इसको डिफाइन करने का। टेक्स्ट इन द ऑब्जेक्ट्स नेम एरिया वेस्ट, यहाँ पे आगे नीचे आपको एग्जांपल इसकी दी हुई है, ठीक है। ये एक प्रोफेसर है, एक स्टूडेंट है, ठीक है। प्रोफेसर की सैलरी है और मेजर की क्या है, स्ट्रिंग इसकी में आ रही है, ठीक है। अब उसका इंटरफेस क्या है,
पर्सन है, ठीक है, यानी कि वो सर्विसेज इन दोनों क्लासेस को प्रोवाइड कर रहा है। कि क्या सर्विसेज, क्या इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है उन दोनों को, एक नेम का स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है और लास्ट नेम का जो है वो इन दोनों को प्रोवाइड कर रहा है। अब ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग का कुछ आपने इस पे पहले भी पढ़ा होगा कि जब दो फंक्शंस जो हैं वो एक जैसे हों लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंस हो तो हम उसको क्या कह देते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग अकर व्हेन द टू और मोर मेथड इन अ वन क्लास हैव द सेम मेथड बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। जिस तरीके से आपको ये प्रिंट के मेथड की एग्जांपल दी है कि प्रिंट ऑब्जेक्ट ओ, ये एक सिंटेक्स लिखा हुआ है। अब हमें क्या कहा गया? प्रिंट टेक्स्ट टी, ये प्रिंट कर दो, और प्रिंट इमेज टी। अब दोनों का देखो फंक्शन तो सेम है, प्रिंट का फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन है, लेकिन इसके क्या है? पैरामीटर जो है वो डिफरेंट है। तो ये हमारे पास क्या है? एक फंक्शन ओवरलोडिंग आ गया कि एक नाम का ही सेम फंक्शन है लेकिन काम जो है वो डिफरेंट कर रहा है। अब रूल्स क्या है? फंक्शन इसके कुछ रूल्स लिखे गए हैं हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग के। वो क्या है? द ओवरलोडेड फंक्शन must differ by data types, यानी कि ओवरलोडेड फंक्शन की डाटा टाइप्स डिफरेंट होनी चाहिए एंड द सेम फंक्शन नेम इज यूज फॉर द वेरियस इंस्टेंस ऑफ द फंक्शन कॉल, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। प्रोग्रामिंग एग्जांपल आपको दी गई है फंक्शन ओवरलोडिंग की। आपको अच्छे तरीके से अब मेरे ख्याल से इतनी तो समझ आती ही होगी कि ये कोड क्या लिखा हुआ है और इस कोड का क्या मतलब है। इस स्टार्टिंग के आप अपने सेमेस्टर्स में इसको अच्छे तरीके से कवर करके आए हुए हैं, इसके लिए इनको मैं ज़्यादा इन डिटेल जो है वो समझा नहीं रही था। ये जस्ट आपके एक ओवरव्यू, इसलिए मैं आगे आपको डिटेल में नहीं बता रही। अब आगे हम चलते हैं कि ओवरराइडिंग करते हैं। ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरराइडिंग मीन हैविंग टू मेथड विद द सेम मेथड नेम एंड पैरामीटर। अब ओवरराइडिंग में क्या है कि मेथड का नेम भी सेम है, उसका पैरामीटर भी सेम है। One of the method is in the parent class and the other is in the चाइल्ड क्लास, ठीक है। ओवरराइडिंग का क्या मतलब है कि एक हमारे पास मेथड भी सेम है, हमारे पास पैरामीटर भी सेम है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक मेथड जो है वो पेरेंट क्लास में यूज हो रहा है और एक मेथड जो है वो चाइल्ड क्लास में यूज हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हमारी ये क्या फंक्शन ओवरराइडिंग है, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल आपको दी गई है, एक दफा हम देख भी लेते हैं। एक पेरेंट क्लास है जिसका क्या नाम है? ह्यूमन है। उसकी क्या कहते हैं? चाइल्ड क्लास क्या है? एक एक्सटेंड ह्यूमन बॉय एक्सटेंड ह्यूमन है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान दोनों में देखिए क्या यूज हो रहा है? सेम फंक्शन जो है बॉय इज ईटिंग एंड ह्यूमन इज ईटिंग, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? सेम जो फंक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। हमारा आगे क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फम मीन फ्रॉम, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट रेफर द एबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन द मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक ही चीज़ का मल्टीपल टाइम्स या मैनी वेज में उसका यूज कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? ये पॉलीमॉर्फिज्म है। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन वन इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड अदर इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, एक कंपाइल टाइम में होती है और एक हमारे पास रन टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म होती है। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर रन टाइम में हमारे पास आ रही है, कंपाइल टाइम में आ रही है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज डन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है। वर्चुअल फंक्शंस अभी हमने पढ़े नहीं है, वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट होगा कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एग्जांपल हम करते हैं इसकी। A shape class is a part of an inheritance hierarchy and derived classes and a circle, triangle and rectangle and derived class from rectangle could be a square, ठीक है। ये आपको पता है कि एक शेप है जिसके एक सर्कल है, ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की भी एक ड्राइव क्लास है, कौन सी? एक स्क्वायर है, ठीक है। Now, in such example, it is true that any object below is a hierarchy, so it's something that is directly up the in a hierarchy. Hence, the square is a rectangle and a rectangle is a shape. So, the square is a shape. ठीक है, this is called a polymorphism. ठीक है, कि अब ये क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से कि ये क्या है? रेक्टेंगल क्या है? एक शेप है और शेप से रेक्टेंगल बन गया और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? स्क्वायर ने कह दी। तो अब हम इन अ सिंगल टर्म कह सकते हैं कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल इज अ शेप, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है? लेट बाइंडिंग मीन्स द बाइंडिंग अकर एट अ रन टाइम, ठीक है। कि वो बाइंडिंग जो रन टाइम पे आती है उसको हम क्या कहते हैं? लेट बाइंडिंग कहते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट बाइंडिंग इज आल्सो कॉल्ड द डायनामिक बाइंडिंग एंड रन टाइम बाइंडिंग, ठीक है। कि इसको हम डायनामिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं और हम क्या है? इसको रन टाइम बाइंडिंग भी कह सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। अब कास्टिंग क्या होती है?
कास्टिंग क्या होती है, एक दो तरह की कास्टिंग्स हमारे पास होती हैं, एक होती है अप कास्टिंग और एक होती है डाउन कास्टिंग होती है। अप कास्टिंग क्या होती है कि हमारे पास जो अगर डाटा टाइप है, ठीक है, उसको हम क्या करें, कन्वर्ट करें स्मॉलर डाटा टाइप इनटू अ लार्जर डाटा टाइप, तो उसको हम क्या कहते हैं अप कास्टिंग होती है। और इसी तरह डाउन कास्टिंग क्या होती है कि अगर लार्जर डाटा टाइप से हम स्मॉलर डाटा टाइप को में कन्वर्ट करें तो उसको हम क्या कहते हैं डाउन कास्टिंग होती है। जिस तरीके से इस एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि सबसे पहले एक इंटीजर था जो कि हमारे पास 4 था, जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कि डबल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या की, इसको अप कास्टिंग की, यानी कि जो स्मॉलर डाटा टाइप थी उसको उसको हमने बड़ी डाटा टाइप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। जिस तरीके से यहाँ पे आपको बताया कि अभी है कि कन्वर्टिंग अ 4 बाइट टू अ लॉन्ग 8 बाइट एंड अ फ्लोट, ठीक है। चाहे डब देखे जिस तरह इंटीजर है वो 4 बाइट की थी, जबकि डबल जो है वो कितने की है, 8 बाइट की। तो ये हमारे पास क्या होगी, अप कास्टिंग हो गई। अब हम आगे चलते हैं डाउन कास्टिंग। डाउन कास्टिंग के बारे में भी आपको पता है कि छोटी डाटा टाइप से बड़ी कन्वर्ट लार्जर डाटा टाइप इनटू अ स्मॉलर डाटा टाइप की। अगर बड़ी डाटा टाइप है तो उसको छोटी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना डाउन कास्टिंग है। जिससे डबल को, अब पहले डबल के का साइज क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 8 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 4 यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज आ डाउन कास्टिंग आ जाती है हमारे पास। फिर आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस डाउन कास्टिंग के क्या होते हैं। Downcasting is potentially unsafe because could attempt to use a method that is derived class does not usually implement, ठीक है। कि डाउनकास्टिंग के यूजली क्या हो जाती है, हमारे पास रिस्की थोड़ी सी होती है कि क्योंकि ड्राइव क्लास में कुछ मेथड इंप्लीमेंट नहीं किए हुए थे वो भी हम उस पर इम्प्लीमेंट कर देते होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका एक डिसएडवांटेज जो है वो आ जाता है। विद दिस इज इन अ बेट डाउनकास्टिंग इज ऑलवेज एक्सप्लिसिट एंड दिस वी यूज आर ऑलवेज स्पेसिफाइंग द टाइप वी आर डाउनकास्टिंग टू, ओके। अब यहाँ पे जो है हमारे पास इस मॉड्यूल्स का जो है वो एंड हो रहा है। इस मॉड्यूल पे जो है मैंने आपको सारा जस्ट ओवरव्यू दिया है, क्योंकि इससे पहले आप सब जो टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ कर आए हैं। इस टॉपिक में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो आपने पहली दफ़ा सुना हो या इससे पहले इस टॉपिक को ना पढ़ा हो, ठीक है। तो मैंने इसको ओवरव्यू आपको दे दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट करें।